हेलो दोस्तों, आर ओ यारो के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो इस निःशुल्क प्रोग्राम के अंतर्गत शाम वाली क्लास में लगातार हम लोग भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संसद के अंतर्गत राज्यसभा का अध्ययन पूरा कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भारत की जो संसद है वो 3 अंगों से मिलकर बनी है। एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। और जो राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग है। क्यों है ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपने राज्यसभा पढ़ लिया और अब हम लोग लोकसभा को पढ़ने वाले हैं। तो आखिर इन दोनों में क्या अंतर है? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो राज्यसभा में आपने देखा था कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका चुनाव कहां से होके आ रहा था? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। और लोकसभा की जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इस लोकसभा के जो सदस्य हैं वो डायरेक्टली कहां से चुन के आ रहे हैं? जनता के द्वारा। तो केंद्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व करता है वो संस्था राज्यसभा होती है और केंद्र में जो सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करता है वो संस्था होती है लोकसभा। ठीक है, तो आपको ये दोनों के बीच में अंतर पता होना चाहिए। और आगे जो हम लोकसभा का अध्ययन करने वाले हैं इसमें भी हम बहुत बार राज्यसभा से कंपेयर करके भी देख लेंगे, क्योंकि अभी आप जब पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत बार क्वेश्चन राज्यसभा और लोकसभा को कंपेयर करके भी पूछा जाता है। तो आइए यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो लोकसभा, जैसा कि मैंने बताया कि केंद्र में ये भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो सीधे तौर पर भारत की जनता के द्वारा चुनकर आते हैं। जैसे कि हाल ही में 2024 में आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव हैं, यानी कि उससे भारत का प्रधानमंत्री तय होगा। तो आप जो वोटिंग करोगे वो सीधा किसे करोगे? लोकसभा के सदस्य को। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग संवैधानिक प्रावधान सबसे पहले देखते हैं। तो लोकसभा के गठन के प्रावधान की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद को बहुत अच्छी तरीके से याद कीजिए। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। बाद बाकी लोकसभा संसद का मेरे मुंह से बार बार सांसद निकल जाता है, लेकिन संसद होता है। और जो संसद के सदस्य देखो, संसद, ठीक है, और सांसद, इसको मैं भी थोड़ा कंफर्म कर दूं आप लोगों को। तो सांसद का मतलब हो गया राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें हम लोग सांसद कहते हैं। तो बहुत बार मेरे मुंह से संसद की जगह सांसद निकल जाता है, तो आप लोग समझ जाया करिए कि कहां पर मेरा बोलने का आशय क्या है। ठीक है, तो जो लोकसभा होता है वो संसद का निम्न सदन होता है। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो राज्यसभा होता है वो संसद का उच्च सदन होता है। तो निम्न सदन हो गया लोकसभा और उच्च सदन हो गया राज्यसभा। ये चीज याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी गई है। और लोकसभा के गठन का प्रावधान किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 81 में। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं लोकसभा के सदस्य की संख्या के बारे में। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 552। अब 552 को तोड़ के देखें हम तो 530 सदस्य इसके आते हैं राज्यों से, 20 कहां से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 इसमें एग्लो इंडियन होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत करता है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इसमें 524 आए हैं राज्यों से, 19 आए हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 कौन हैं?
एंग्लो इंडियन जो कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत किए गए हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो एक चीज समझने वाली है, हाल ही में 104वां संशोधन हुआ है। संशोधन याद रखिए 104वां संशोधन हुआ है और इसके तहत जो ये दो एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, इनका प्रावधान अब खत्म कर दिया गया है। यानी कि जो 2024 की लोकसभा होने वाली है, इसमें ये दो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो होगा वो आपको अपडेट तब मिल जाएगा, लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि अधिकतम संख्या 552 निर्धारित करी गई है, जिसमें 530 राज्यों से आते हैं और 20 आते हैं संघ शासित राज्यों से, और 2 मनोनीत किए जाते हैं एंग्लो इंडियन सदस्य जो कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में बात करें तो लोकसभा में 545 सदस्यों की संख्या है, जिसमें 524 आ रहे हैं कहां से, राज्यों से। ठीक है, और 19 आ रहे हैं संघ शासित प्रदेशों से, और 2 कौन हैं, 2 हैं एंग्लो इंडियन। राज्यसभा में कितने थे, 250 अधिकतम संख्या। ठीक है, और वर्तमान में कितनी थी, 245। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको भी हम लोग कंपेयर करके देखते रहेंगे। बाद बाकी अब जो ये संख्या आपको 552 दिख रही है, मूल रूप से लोकसभा की संख्या इतनी नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने नोट दे के सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जब पहली बार भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो उस समय लोकसभा की जो अधिकतम संख्या थी वो कितनी निर्धारित की गई थी, 520। ठीक है, उसके बाद 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई, और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर कितनी कर दी गई, 20। और ये जो संशोधन किया गया, ये किसमें किया गया, ये किया गया अनुच्छेद 81(1) में। इस प्रकार वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 525 से बढ़कर 545 हो गई। ठीक है, तो यहां पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो लोकसभा की सदस्य संख्या तब कितनी थी, 520। ठीक है, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा राज्य में प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, फिर 520, 525। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो जो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व था लोकसभा में, वो 25 से घटाकर कर दिया 20। तो इस तरीके से आज आप ये वर्तमान में 545 मेंबर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फोकस कहाँ कहाँ पे करना है, एक तो फोकस करना है कि लोकसभा के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 81 में। लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552, जिसमें कि 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित या संघ शासित राज्यों से, और 2 मनोनीत एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी अनुच्छेद 331 के तहत। 104वां संविधान संशोधन में यह संशोधन किया गया है कि अब अगली लोकसभा यानी कि 2024 से कोई भी एंग्लो इंडियन लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत नहीं किया जाएगा। वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है, 545, जिसमें 524 आ रहे हैं राज्यों से, 29 आ रहे हैं संघ शासित प्रदेशों से, और 2 लोग एंग्लो इंडियन हैं। बाद बाकी आपने संशोधन में देख ही लिया कि किस तरीके से लोकसभा के सदस्यों की संख्या में इजाफा हुआ है। यहाँ पर 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 को विशेष रूप से याद करने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। तो वही ये 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 है। ठीक है,
उसके बाद आपको मैंने पहले ही बता दिया कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो लोकसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, जो चुनाव होता है, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और लोकसभा की अवधि कितनी होती है? 5 सालों की। और इस अवधि की गणना कैसे होती है? तो जो नई लोकसभा होती है उसके प्रथम अधिवेशन से तारीख काउंट की जाती है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि आपने पिछली क्लास में देखा था कि राज्यसभा जो है वो निरंतर चलने वाली संस्था है, ठीक है। और उसके 2/3 मेंबर प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते थे? सेवानिवृत्त होते थे। और जो वहां के सदस्यों का कार्यकाल था वो कितना था? 6 साल। लेकिन लोकसभा की अवधि होती है 5 साल और ये एक विघटित होने वाली संस्था है, जबकि राज्यसभा विघटित नहीं होती थी, ठीक है। और यहाँ के जो सदस्य होते हैं उनकी भी अवधि कितनी होती है? 5 साल। और राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? 6 साल। तो मैं थोड़ा सा कंपेयर करके भी चलूंगा। और अगर आपने अभी तक राज्यसभा वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को तुरंत आप यहीं पे रोकिए और पहले उसे देखिए, फिर यहाँ पर आइए। और कुछ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सीटें भी आरक्षित की गई हैं लोकसभा में। तो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत, अनुच्छेद याद रखिए, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो लोकसभा में आरक्षण है, यह बात आपको पता होनी चाहिए कि अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि SC शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 84 सीटें, आंकड़ा याद रखिए। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब है यानी कि अनुसूचित जनजाति, उसके लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं, ठीक है। और जो लोकसभा सदस्य बनने हेतु उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। वहीं पर राज्यसभा को थोड़ा याद रखिए, तो वहां पर कितनी एज थी? 30 वर्ष, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। बाद बाकी यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए कि लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस उम्मीदवार की जमानत राशि भी जब्त हो जाती है। बहुत बार जब आपने देखा होगा कि नेता लोग बहस करते हैं तो एक टर्म बार बार उठाते हैं कि आपकी तो जमानत तक जब्त हो गई, आपको इतना कम वोट मिला, या फिर आपकी इतनी बेइज्जती हुई वहां पर कि आपकी जमानत तक जब्त हो गई। तो उसका मतलब यही होता है कि अगर जो वैध मत हैं उनका 1/6 भाग है वो भी उम्मीदवार को अगर प्राप्त नहीं होता है तो उसके द्वारा जो जमानत राशि चुनाव आयोग में जमा की जाती है वो भी जब्त हो जाती है, वो भी उसे नहीं मिलती है। इसका मतलब होता है कि प्रत्याशी अपनी जमानत खो बैठा है। तो यहाँ पर जो 1/6 वाला आंकड़ा है ये याद रखना। साथ में 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। लोकसभा की अवधि 5 सालों की होती है। काउंट कब से होता है? जब नई लोकसभा का पहला अधिवेशन होता है तब से 5 साल तक। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष, यानी कि जनता डायरेक्ट वोट देती है लोकसभा के सदस्यों को, ठीक है। और तो कुछ इसमें रह नहीं रहा। बाद बाकी आरक्षण वाला है, ये 84 और 47 सीटें याद रखना। और ये अनुच्छेद 330 याद रखना। जहां जहां पर मैं ये पेन से मार्क करता हूं उन चीजों पर आप विशेष फोकस किया कीजिए। उसके बाद देखो, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। बाद बाकी लोकसभा में जो सीटों का राज्यवार आवंटन है वो 1971 की जनसंख्या पर आधारित है और यह जो आवंटन है वो 2026 तक यथावत रहेगा। राष्ट्रपति वाले मामले में भी मैंने ये बात आपको बताई थी कि जनसंख्या के अनुसार ही सीटों का आवंटन होता है
और ये जो आवंटन है वो 1971 की जनसंख्या पर आधारित है, आज की नहीं, 2011 की नहीं, 1971 की जनसंख्या पर आधारित है और 2026 तक ये इसी तरीके से रहेगा। ये बात कहाँ की गई है? 84वें संविधान संशोधन 2001 में। 84वें संविधान संशोधन 2001 में ये बात की गई है कि लोकसभा में सीटों का आवंटन जो जनसंख्या के आधार पर किया गया है वो 1971 की जनसंख्या है, और 84वें संविधान संशोधन में ये कहा गया है कि ये जो 1971 की जनसंख्या पर आधारित आंकड़ा है ये 2026 तक यथावत यानी कि इसी तरीके से रहेगा। फिर हो सकता है कि ये लोग 2011 की जनगणना के आंकड़े मानने लगे तो फिर वो आपको सीटों में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को एक ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए एक ही हो। जैसे मान के चलिए निर्धारित किया गया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, ठीक है, तो ये जो अनुपात निकल कर आया है ये अनुपात सभी राज्यों में लागू होना चाहिए। सिर्फ ऐसा अनुपात उस राज्य में लागू नहीं होगा जिसमें कि जनसंख्या 60 लाख से कम होगी। तो जनसंख्या और जो सीट का अनुपात है वो सभी राज्यों में एक तरीके से लागू होगा, कहीं पर ये अनुपात बिगड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये अनुपात वहाँ लागू नहीं होता है जहाँ पर कि जनसंख्या 60 लाख से कम होती है, ठीक है। बात बाकी आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख इस समय पर केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जम्मू कश्मीर को संघ राज्य दर्जे के बाद लोकसभा में कितनी सीटें दी गई हैं? 5 सीटें, तथा लद्दाख को 1 सीट मिली है। ये बहुत बार पूछ लिया गया है। जम्मू कश्मीर को लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 5 सीटें, और लद्दाख को 1 सीट, ठीक है, ये याद रखना। बाद बाकी हर राज्य में जनसंख्या और जो सीटों का अनुपात होता है वो बराबर होता है, उसमें बराबर नहीं होगा जिसमें कि जनसंख्या 60 लाख से कम होगी। बाद बाकी ऊपर हम लोगों ने देखा था कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। और लोकसभा में जो सीटों का राज्य भर आवंटन है वो 1971 की जनसंख्या पर आधारित है, और ये आवंटन जो है वो 2026 तक यथावत रहेगा। ये बात किसमें बोली गई है? 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लोकसभा के बारे में देखा। अब हम लोग बात करेंगे जो लोकसभा के अधिकारी हैं उनके बारे में। तो लोकसभा का जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है वो है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष का अगर हम लोग परिचय देखें तो ये लोकसभा का ही सदस्य होता है, और इसके शपथ की अगर हम लोग बात करें तो ये अपने लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ ना लेकर ये लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष कहीं बाहर से नहीं आता है, बल्कि जो मेंबर वहां पर होते हैं उन्हीं में से किसी एक को लोकसभा सदस्य चुना जाता है, ठीक है। तो और जो वो व्यक्ति होता है वो स्पेशली लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि वो लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेकर आता है। बाद बाकी पहली बैठक के बाद राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष हेतु चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। तो लोकसभा का जो सदस्य होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्यों के बीच में से ही चुना जाता है, और चुनाव की जो तारीख है वो पहली बैठक के बाद किसके द्वारा निर्धारित होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव हेतु तारीख का निर्धारण किया जाता है। बाद बाकी इसका वरीयता सूची में अगर हम बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का क्रम 7वां होता है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष का जो पद है वो एक पावरफुल पद होता है, और वरीयता सूची में अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष वरीयता सूची में 7वें क्रम पर आता है, और इस हिसाब से देखा जाए तो वो लगभग मुख्य न्यायाधीश के
बराबर होता है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश का क्रम भी वरीयता सूची में 7वें नंबर पर है। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो वरीयता क्रम में लोकसभा अध्यक्ष का क्रम कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो वरीयता सूची में, वरीयता सूची बनाई जाती है जैसे कि टॉप पे राष्ट्रपति हो गया, फिर उपराष्ट्रपति हो गया, फिर प्रधानमंत्री हो गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे ऐसे करके एक पूरा क्रम चलता है, तो वो एक बहुत लंबा क्रम है। तो इसी तरीके से अगर इस हम लोग हायरार्की की बात करें तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष 7वें नंबर पर आता है और ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर का पद होता है। और जो लोकसभा का अध्यक्ष का जो पद है वो वरीयता क्रम में कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर है। अब अगर लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देना हो तो किसे देगा, तो वो देगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा में देखें तो 3 ही, जैसे राज्यसभा में थे ना, एक सभापति था, एक उपसभापति था और एक राज्यसभा का महासचिव था। इसी तरीके से यहाँ पर है, एक लोकसभा अध्यक्ष होगा, एक लोकसभा उपाध्यक्ष होगा और तीसरा होगा कौन, लोकसभा का महासचिव। तो यहाँ पर भी 3 मुख्य पीठासीन अधिकारी हैं, इनको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को। बाद बाकी लोकसभा अध्यक्ष को जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो भारत की संचित निधि से मिलते हैं और उसके वेतन के संदर्भ में संसद में कोई मतदान नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि लोकसभा अध्यक्ष को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है और उसके वेतन के संदर्भ में लोकसभा में या फिर संसद में कोई मतदान नहीं होता है। अब थोड़े से हम लोग फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि बहुत बार पूछा जाता है भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे, नाम बहुत अच्छी तरीके से याद रख लो, जीबी मावलंकर। तो ये भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, जीबी मावलंकर। वहीं पर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो एम अनंत सैनम आयंगर, ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। बाद बाकी एक फैक्ट और देखें जो कि बहुत बार पूछा जाता है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी मीरा कुमार। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का ही सदस्य होता है, उसे लोकसभा के मेंबर के द्वारा चुना जाता है और चुनाव की तारीख का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्य के रूप में अपनी शपथ लेता है, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो वरीयता क्रम में 7वें नंबर पर है और इस हिसाब से देखा जाए तो वो मुख्य न्यायाधीश के बराबर का पद होता है और वह यानी कि लोकसभा अध्यक्ष कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर का पद धारण करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष को जो वेतन मिलता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है और इसके संदर्भ में संसद में कोई मतदान नहीं हो सकता है। बाद बाकी भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे और भारत की लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष एम अनंत सैनम आयंगर थे। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। पॉलिटी में एक चीज होती है, आप जब भी कभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तब आपने एक चीज जरूर अनुभव में की होगी कि वहाँ पर क्वेश्चंस का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर आप इस क्लास को भी बहुत अच्छी तरीके से देख के सारे पीवाईक्यू लगा लेते हैं आपका काम हो जाएगा। ना आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी अन्य स्रोत पर आपको जाने की आवश्यकता है। तो अब हम लोग देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियां। तो लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। देखो, जब कभी साधारण विधेयक पर गतिरोध का मामला उत्पन्न होता है तो राज्यसभा और लोकसभा के बीच संयुक्त बैठक आयोजित कराई जाती है। और आपको पता होगा पिछली वीडियो में मैंने जब राज्यसभा की शक्तियों के बारे में बात करी थी तो वहां पर बताया था
कि साधारण विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा और लोकसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, तो जब साधारण विधेयक पर किसी भी प्रकार का गतिरोध राज्यसभा और लोकसभा के बीच में उत्पन्न होता है तो क्या होता है कि दोनों के बीच में संयुक्त बैठक कराई जाती है ताकि जो गतिरोध है उसको समाप्त किया जा सके। और यही जो संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, बाद बाकी ये जो संयुक्त बैठक है इसका प्रावधान अगर हम देखें तो अनुच्छेद 108 में किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बाद बाकी एक क्वेश्चन फैक्ट के रूप में बहुत पूछा जाता है कि लोकसभा व राज्यसभा के बीच प्रथम संयुक्त बैठक कब या फिर किस मामले में हुई थी? तो लोकसभा और राज्यसभा की जो प्रथम संयुक्त बैठक है वो दहेज निरोधक विधेयक 1959 पर कब हुई थी? 6 और 9 मई 1961 को। ठीक है, तो मैंने ये भी बता दिया कि संयुक्त बैठक कब आयोजित की जाती है और किस संदर्भ में, ये जरूर ध्यान रखना, साधारण विधेयक के संदर्भ में। ठीक है, धन विधेयक बहुत बार विकल्प में दे दिया जाएगा जो कि बिल्कुल गलत है। धन विधेयक के संदर्भ में या फिर किसी भी विशेष विधेयक के संदर्भ में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होगी, क्योंकि गतिरोध तभी उत्पन्न होगा जब दोनों में बराबर शक्ति होगी। और दोनों में बराबर शक्ति सिर्फ किस मामले में है? साधारण विधेयक के मामले में। इसीलिए साधारण विधेयक के मामले में ही गतिरोध उत्पन्न हो सकता है और उसके गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक कराई जाती है। बाद बाकी इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक होती है? 108 के तहत। 108 का आंकड़ा तो पूरी तरीके से रट लेना क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। बाद बाकी लोकसभा और राज्यसभा के बीच प्रथम संयुक्त बैठक किस मामले में हुई थी? दहेज निरोधक विधेयक 1959। और कब हुई थी? 6 और 9 मई 1961 को। ठीक है, क्लियर सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, अब और देखते हैं कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसे कौन कौन सी पावर है। एक तो पावर ये हो गई कि संयुक्त बैठक को हेड करता है, यानी कि वो उसका अध्यक्षता करता है। बाद बाकी देखो, सदन के नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकता है। सदन का नेता लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में सदन के नेता होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं। तो लोकसभा में सदन के नेता की बात करें तो ये प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नहीं होगा तो प्रधानमंत्री किसी सांसद या फिर मंत्री को भी सदन का नेता नियुक्त कर सकता है। तो सदन के नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, बाद बाकी लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की सभी संसद समितियों के सभापति नियुक्त करता है। तो आगे की वीडियो में हम लोग लोकसभा की जितनी भी समितियां होती हैं उनको पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझिए कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा की सभी संसद समितियों के सभापति को नियुक्त करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण यानी कि इंस्पेक्शन करता है। ठीक है, बाद बाकी देखो, लोकसभा सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में ही कार्य करता है। तो ये सारी आप देख रहे हैं कि क्या क्या लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां हैं और क्या क्या उसके कार्य हैं। बाद बाकी लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का सभापति गणपूर्ति, इंग्लिश में आप इसे कोरम कहते हैं, हिंदी में गणपूर्ति कहा जाता है, के अभाव में सदन को स्थापित कर देता है। ठीक है, सदन के लिए गणपूर्ति सदन की संख्या का 10वां भाग होता है, यानी लोकसभा में कम से कम 55 तथा राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य। ठीक है, तो कोरम का मतलब होता है कि जैसे 45 मेंबर हैं और इसका 10वां भाग, तो यानी कि अगर 54 से 55 मेंबर सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है तो फिर क्या होता है कि चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो या फिर राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति हो, वो सदन में
कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर देता है। कोरम कितना होता है? सदन की संख्या का 10वां भाग। इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। लोकसभा में कोरम, लोकसभा और राज्यसभा में एक ही नियम है, सदन की संख्या का 1/10वां भाग। अगर टोटल संख्या की बात कर ली जाए तो लोकसभा में हो गया 55 और राज्यसभा में हो गया 25, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम संख्या कितनी थी? 250, यहाँ पर अधिकतम संख्या 550। अब जोड़ लो इसका बटे 10 करके, अगर हम इसको देखें तो राज्यसभा में 25 और लोकसभा में 55 के करीब कोरम निकल कर आ जाएगा। बाद बाकी लोकसभा अध्यक्ष को एक पावर और है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई आपको। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं लोकसभा महासचिव के बारे में। देखो, एक अधिकारी और था लोकसभा का उपाध्यक्ष, उसके बारे में बस इतना ही जान लो कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, अगर वो अपना इस्तीफा देना चाहे तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही चुनकर आता है, कहीं अलग से नहीं आता है। अब देखो, लोकसभा महासचिव की बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद लोकसभा का तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता है? लोकसभा का महासचिव। और इसे चुनने और नियुक्त करने का अधिकार किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को। महासचिव एक प्रशासनिक पद होता है जो सदन में संबंधित सभी प्रशासनिक कार्रवाइयों का संचालन करता है, और यह संसद का स्थायी अधिकारी होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि जो लोकसभा का महासचिव है वो संसद सदस्य नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का और जो उपाध्यक्ष होता है वो तो क्या होता है? वो होता है संसद सदस्य, लेकिन ये संसद का सदस्य नहीं होता है। ये बाहर से कोई व्यक्ति चुना जाता है, और किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, और इसका काम क्या है? प्रशासनिक कार्रवाइयों का संचालन करना, और ये संसद का एक स्थायी अधिकारी होता है, यानी कि एक स्थायी पद है। चाहे कोई भी लोकसभा चल रही हो, वहां पर आपको लोकसभा महासचिव हर बार देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम कि अगर लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों के द्वारा विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है, और इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही विशेष बहुमत पारित करा के, विशेष बहुमत यानी कि 2/3 के बहुमत से उसे हटाया जा सकता है। और उस हटाने के लिए अगर प्रक्रिया शुरू करनी है तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। और जब उसे हटाने का संकल्प पारित करना हो और उसे पद से हटाना हो तो क्या होगा कि उसे हटाने का संकल्प पारित करने से पहले 14 दिन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करना अनिवार्य है कि हम आपको पद से हटाने का जो संकल्प है वो पारित करने जा रहे हैं। बाद बाकी अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का जो संकल्प है वो विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं रहेगा, यानी कि वो लोकसभा अध्यक्ष की पावर से काम नहीं करेगा, बस वह एक लोकसभा के सदस्य की भांति काम करेगा। और इस संदर्भ में उसे बोलने का अधिकार होगा, क्योंकि भाई कोई भी लोकसभा सदस्य संसद में बोल सकता है, मत दे सकता है, लेकिन बराबर की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है तो लोकसभा के सदस्य द्वारा ही उसे विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है, और उसको हटाने का जो संकल्प अगर लाना हो तो उसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है।
और हटाने का संकल्प पारित करने से पहले 14 दिन पूर्व उसे नोटिस दे देना चाहिए कि हम आपको हटाने का संकल्प पारित करने वाले हैं। बाद बाकी उसको हटाने का जो संकल्प विचाराधीन होगा उस समय पर वह पीठासीन नहीं होगा, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की पावर से काम नहीं करेगा, बल्कि एक सामान्य लोकसभा सदस्य की भांति उसे बोलने का अधिकार होगा, मत देने का अधिकार होगा। लेकिन मामला जब बराबरी का होगा तब उसे निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये चीज आप भी समझ रहे हैं। मान के चलिए आगे चल के उसे हटा दिया गया और फिर अगर किसी निर्णायक स्थिति पर उसने मत दिया हो तो फिर क्या हो जाएगा, मामला क्लैश कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि ये तो बात हो गई कि भाई उसको हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वो बराबर की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकता है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में आप लोग ध्यान रखना, जैसे कि हम लोगों ने राज्यसभा के सभापति के बारे में देखा था कि साधारण स्थिति में वह वोट नहीं देता था, लेकिन वह वोटिंग कब करता था, जब मामला बराबरी पर आकर फंस जाता था, तब राज्यसभा का सभापति वोट देता था। इसी तरीके से लोकसभा अध्यक्ष के साथ भी है कि वो सामान्य परिस्थितियों में या फिर सामान्य स्थिति में वह वोट नहीं देता है, लेकिन जब मामला बराबरी पर आकर फंस जाता है तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। और उसके निर्णायक मत का प्रावधान अनुच्छेद 101 में किया गया है। बहुत बार पूछा गया है, बिल्कुल रट लीजिए इस अनुच्छेद को कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिए जाने वाले निर्णायक मत का प्रावधान अनुच्छेद 101 में किया गया है। और इस मत का उद्देश्य क्या होता है कि जो मामला फंसा हुआ है, यानी कि जो गतिरोध की स्थिति है, उसको खत्म किया जा सके। तो यहाँ पर आपने सारी चीजें देखी, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी, मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको डिस्क्राइब कर दिया कि जब क्या होगा, उसको हटाने का संकल्प विचाराधीन होगा, तब वह एक सामान्य लोकसभा सदस्य की भांति उसे बोलने का अधिकार होगा, मत देने का अधिकार होगा, लेकिन निर्णायक स्थिति में मत नहीं दे सकेगा। और सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है कि वह वोटिंग तभी करता है जब मामला किसी गतिरोध में फंसा हो, यानी कि बराबरी पर आकर वोटिंग अटक जाए, तब वह निर्णायक मत अपना देता है। और उसके निर्णायक मत का प्रावधान अनुच्छेद 101 में किया गया है। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। एक लोकसभा या फिर राज्यसभा सदस्य बिना शपथ लिए संसद की कोई भी बैठक में भाग नहीं सकता है, ना ही मतदान कर सकता है। शपथ संसद सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, ये तो हो सकता है आप लोग सभी जानते हो कि जब तक लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य शपथ नहीं लेता है तो उसे ना तो संसद में बोलने का अधिकार होगा और ना ही मत देने का अधिकार। बाद बाकी आप लोग ध्यान रखना, चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो या फिर लोकसभा का सांसद हो, उसे शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि कोई सदस्य, संसद का कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। तो आंकड़ा याद रखना, 60 दिन। यदि कोई संसद का सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर किसी संसद सदस्य को सदन से छुट्टी टाइप का कुछ मांगना पड़ता होगा कि मैं इतने दिन नहीं आ पाऊंगा, अगर उस स्थिति में बिना बताए यदि कोई 60 दिनों तक गायब रहता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। तीसरा फैक्ट हम लोग देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल कॉमन सी चीज है कि भाई एक ही समय पर संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य एक व्यक्ति नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति दोनों में से एक निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल की सीट खाली करनी होगी, नहीं तो संसद में उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। ठीक है, तो 14 दिन वाला आंकड़ा यहाँ पर याद रखना।
बाद बाकी लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही जब मैं कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कर रहा था तब मैंने बता दिया था कि लोकसभा केंद्र में संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा केंद्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अब देखो सामयिक अध्यक्ष अथवा प्रोटेम स्पीकर की हम लोग बात करते हैं। तो देखो ये एक अस्थायी पद होता है। जब मान के चलिए तुरंत नए नए सदस्य चुनकर आते हैं तो उनको शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर की आवश्यकता होती है, जिसे सामयिक अध्यक्ष भी कहते हैं। तो इसका काम सिर्फ यही होता है कि सामयिक अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है और ये नए सदस्यों को शपथ दिलाता है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ कि सामयिक अध्यक्ष का मुख्य कार्य सदस्यों को शपथ दिलाना है और नए अध्यक्ष यानी कि नया लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर ये जो प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। बाद बाकी एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो सामयिक अध्यक्ष या फिर प्रोटेम स्पीकर होता है ये लोकसभा के किसी वरिष्ठ सदस्य को ही राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और इसका मेन काम क्या होता है, ये चीजें पूछी गई हैं। सामयिक अध्यक्ष या फिर प्रोटेम स्पीकर का मेन कार्य यही होता है कि नए चुने गए सदस्यों को शपथ दिलवाना, और जैसे ही सभी सदस्यों की शपथ पूरी हो जाती है उसके बाद वो सदस्य अपने बीच से एक लोकसभा अध्यक्ष को चुन लेते हैं। उसके बाद ये प्रोटेम स्पीकर का जो पद होता है ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सदन के नेता के बारे में। पहले भी मैंने थोड़ा डिस्कस कर दिया कि सदन का नेता मतलब प्रधानमंत्री। यदि प्रधानमंत्री ना चाहे कि मैं सदन का नेता बनूं तो वह किसी लोकसभा सदस्य या मंत्री को भी सदन का नेता मनोनीत कर सकता है। ठीक है, बाद बाकी राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है और ये भी प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो सदन का नेता मतलब बहुत बार सीधा सीधा पूछा जाता है सदन के नेता से क्या अभिप्राय है, तो बहुत बार विकल्प में आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री। ठीक है, लेकिन ये आपको मैंने एक फैक्ट बता दिया है कि बहुत बार प्रधानमंत्री अगर चाहे तो वो सदन का नेता नहीं बन सकता है, वो चाहे तो किसी लोकसभा सदस्य को या फिर किसी मंत्री को सदन का नेता नियुक्त कर सकता है। राज्यसभा में भी सेम होता है। राज्यसभा में तो सीधा होता है कि भाई प्रधानमंत्री किसी को वहां पर सदन का नेता अपनी पार्टी से मनोनीत करता है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर की बात हो गई, सदन के नेता की बात हो गई। अब करें संसद में विपक्ष का नेता। तो जिस तरीके से सदन का नेता होता है सत्ता पक्ष की ओर से, ठीक है, उसी तरीके से विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो भी संसद में यानी कि संसद के दोनों सदनों में राज्यसभा और लोकसभा में एक विपक्ष का नेता नियुक्त या फिर मनोनीत करती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब होने चाहिए, तभी नेता विपक्ष की मान्यता दी जाती है। तो अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि सदन में जो विपक्ष का नेता होता है वो भी सिर्फ इस अवधारणा पे नहीं आ जाएगा कि वो दूसरा सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे तो नहीं होगा। कैसे होगा, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि सदन के कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब, मान के चलिए 550 लोकसभा में कुल सदस्य संख्या है तो कम से कम उसे 55 सीट उसके पास हो, किसके पास, विपक्ष के पास, तभी उसे विपक्ष के नेता की भूमिका अदा करने को मिलेगी, तभी उसे मान्यता मिलेगी। बाद बाकी विपक्ष का जो नेता होता है उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री की सुविधाएं मिलती हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता का पद लोकसभा के स्पीकर के द्वारा यानी कि स्पीकर का मतलब होता है अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। और यहाँ पर पहले विपक्ष के नेता की बात की गई है तो 1969 में विपक्ष के पहले नेता के रूप में लोकसभा में राम सुभग सिंह को तथा राज्यसभा में श्याम नंदन मिश्रा को बनाया गया था। ठीक है, तो लोकसभा में और राज्यसभा में एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता
का जो पद है, जो मान्यता है, वो उसे ही दी जाएगी जिसकी पार्टी के कुल सदस्यों के 10वें, कुल जो सदस्य होंगे वो सदन की कुल संख्या के 10वें हिस्से के बराबर होंगे। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है व्यवहारिक समझ के लिए कि मान के क्या चलिए 550 लोकसभा की सदस्य संख्या होती है, तो कम से कम विपक्ष की नेता की मान्यता के लिए उस पार्टी के पास 55 सीटें होनी चाहिए, तभी उसे विपक्ष के नेता की मान्यता मिलेगी। बाद बाकी जो विपक्ष का नेता होता है उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री की सुविधाएं मिलती हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद लोकसभा के स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। बाद बाकी लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे? राम सुभग सिंह 1969 में, और राज्यसभा में थे श्याम नंदन मिश्रा। तो इस तरीके से लोकसभा भी आपका खत्म हो गया। आगे की वीडियो में हम लोग संसद समितियों की बात करेंगे, निधियों की बात करेंगे, और जो संसद में किसी विधेयक को लाने की प्रक्रिया होती है या फिर कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, उन सब चीज़ों पर अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद सीधा हम लोग न्यायपालिका वाले सेक्शन में घुस जाएंगे, जहाँ पर हम लोग उच्चतम न्यायालय का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग लगातार इसी तरीके से पूरी वीडियोस को देखते रहिए, बहुत ही लाभदायक ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। लगातार जुड़े रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।